हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज भी हम आप लोग को एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का बैच लेकर आया है ऑनलाइन। वो अभी लाइव क्लास, लेकिन अभी लाइव क्लास नहीं हो पाया कारण नेट का प्रॉब्लम है। इसलिए आज हम आपको रिकॉर्डेड क्लास कर रहे हैं और रिकॉर्ड करके ही आपके ग्रुप में हम डालेंगे। तो जो भी छात्र, अगर आप एमएससी में हो सेमेस्टर 1, वह आप यह क्लास ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच में हम बता रहे थे आप लोग को लाइव क्लास, तो आसानी से आपको बारीकी से ध्यान देना है। देखिए क्या कह रहा है, तो इसमें हम बता रहे हैं आप लोग को यूनिट 2 यानी सेमेस्टर 1 में यह जो बुक शुरू किया था ना, यह बुक का नाम था एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यह आप लोग को पढ़ना था CC 1 में। इसमें हम पिछले क्लास में आप लोग को बताया था ग्रुप के बारे में, फिर बताए थे रिंग के बारे में, और आज भी हम आप लोग को यूनिट 2 ही बता रहे हैं रिंग के बारे में। तो रिंग का थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ा होगा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी मॉडल अलजेब्रा में, जो पार्ट 3 में भी पढ़ना था। लेकिन यहाँ थोड़ा एडवांस रूप दिया है एमएससी में, लेकिन हम आप लोग को एक एक क्वेश्चन ज़बरदस्त बताने का प्रयास करेंगे। तो याद कीजिए, हम आप लोग को बताए थे रिंग के बारे में। यह जो हम दे रहे हैं एमएससी का सिलेबस, यह हम लोग का चैनल का नाम है BSc मैथ विथ राम बाबू सर। इसी चैनल पर एमएससी का क्लास हो रहा है ऑनलाइन। और एक हम लोग का चैनल है नया ASC पाठशाला। इस चैनल पर पार्ट 1, पार्ट 2 और एक बैच BPSC टीचर 4.0 के लिए शुरू किया है ऑनलाइन। तो जो भी छात्र जिस कोर्स का क्लास लेना चाहते हो, वह ऑनलाइन भी और ऑफलाइन क्लास भी चल रहा है। बहुत ही मिनिमम फी रखा गया इस कोर्स का। विशेष जानकारी के लिए यहाँ नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। और जो छात्र पटना में हो, वह ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, यहाँ कोचिंग का एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पर आप संपर्क कर सकते हो। लेकिन यह ऑनलाइन क्लास पूर्णतः हम आपको ऑफलाइन के जैसा ही बताएंगे। घर बैठे आप ऑफलाइन के जैसे क्लास कर सकते हो। तो आज भी हम आप लोग को कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बारीकी से। आज जो हम बता रहे हैं आप लोग को, तो इसमें हम शुरू किया था रिंग के बारे में। तो आज भी हम आप लोग को रिंग के बारे में बता रहे हैं और बारीकी से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यह जो हम बता रहे थे आप लोग को एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इसमें बाबू 100% लैंग्वेज है, लेकिन इस लैंग्वेज को बहुत ही हम सरल तरीका से आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। जहां किसी भी छात्र को दिक्कत हो तो आप कमेंट भी करोगे। 24 आवर्स ऑनलाइन का भी सुविधा है, कभी भी आप कॉल करके अपना समाधान सॉल्व कर सकते हो। हम आप लोग को शुरू किया था एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो पिछले क्लास में ग्रुप के बारे में बताए थे और कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना था ग्रुप में, उसके बारे में हम लिखाए थे, लेकिन उस पर भी बताएंगे। लेकिन उसमें आप लोग को यहाँ यूज पड़ जाता है, इसलिए आज हम आप लोग को बता रहे थे रिंग। जो आपके सिलेबस में यह दिया है रिंग यूनिट 2, जिसका जो भी यूनिवर्सिटी है सबके लिए यह सिलेबस है। तो हम पिछले क्लास में बताया था आप लोग को रिंग के बारे में कि रिंग क्या होगा। तो रिंग के बारे में बताए थे। आज भी जो हम आप लोग को बता रहे हैं यह बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले पढ़ाने से पहले जो भी आप पार्ट 3 में पढ़े हो, जो यूज होता है, वह सारा चीज हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखो रिंग किसे कहते, तो रिंग से पहले हम आप लोग को
फंडामेंटल चीज बताए थे, यानी ऑपरेशन के बारे में। ऑपरेशन का 4 साइन होता है, प्लस, माइनस, गुना और भागा, लेकिन ऑपरेशन सिर्फ 2 ही केस में लागू होता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। मैंने कहा था ग्रुप का परिभाषा, अगर ग्रुप पढ़ेंगे तो हम मान लिया कि जी कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है और ओ या स्टार कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है, देन द सिस्टम जी और ओ इज कॉल्ड ग्रुप इफ इट इज सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। क्या कंडीशन को पालन करेगा? तो वह सेट जी ग्रुप होगा, अन्यथा ग्रुप नहीं होगा। अगर आप रिंग भी पढ़ रहे हो, यहाँ पर इंटीग्रल डोमेन का भी काम पड़ेगा, फील्ड का भी काम पड़ेगा, स्क्यू फील्ड का भी काम पड़ेगा। तो ग्रुप का कॉन्सेप्ट आपको जानकारी होना चाहिए। और हम बार बार कह रहे हैं यह ऑनलाइन क्लास है, लेकिन आपको हम ऑफलाइन के जैसा ही बताने का प्रयास कर रहे हैं। और यह जो बुक हम शुरू किया है इसमें 100% लैंग्वेज है, लेकिन उस लैंग्वेज को हम बहुत ही सरल तरीका से आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप कंटिन्यू क्लास करते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा समझने में। अगर समझने में दिक्कत होता है तो आप कॉल करेंगे, नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन पर, आप वहां से संपर्क कर सकते हो। और यह जो एमएससी का बैच हम शुरू किया है, यह ऑफलाइन क्लास भी चल रहा है और ऑनलाइन क्लास भी हम शुरू कर दिया है। जिसको जिस मोड में पढ़ना है आप संपर्क कर सकते हो। देखो, तो हम आप लोग को बता रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में अभी मैंने कहा ग्रुप के बारे में। तो ग्रुप होने के लिए 4 लॉ को पालन करना चाहिए। क्या क्या लॉ था बाबू? क्लाउजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स लॉ। आइडेंटिटी लॉ को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। ई का मान 0 होगा या 1 होगा। तो 0 होगा प्लस के केस में और 1 होगा गुना के केस में। एक बताए थे एबेलियन ग्रुप। एबेलियन ग्रुप को ही कहीं कहीं लिखा रहता है कम्यूटेटिव ग्रुप। तो कम्यूटेटिव ग्रुप या एबेलियन ग्रुप होने के लिए 5 लॉ को पालन करना चाहिए। अगर ग्रुप है तो वह 4 लॉ को ऑलरेडी पालन कर रहा है। एक कम्यूटेटिव लॉ को पालन कर जाएगा तो वह सेट एबेलियन ग्रुप होगा, अन्यथा इट इज नॉट एबेलियन ग्रुप। फिर हम पिछले क्लास में बताए थे आप लोग को रिंग के बारे में। आज भी जो हम आप लोग को शुरू कर रहे हैं यह रिंग, यह यूनिट 2 में पढ़ना था। तो याद कीजिए, हम आपको बताए थे रिंग का परिभाषा लिखा चुके थे, लेकिन जब तक आप रिंग नहीं जानोगे तो आगे आपको दिक्कत होगा। इसलिए हम बहुत ही बारीकी से आप लोग को बताने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी छात्र को दिक्कत हो तो आप कमेंट भी करना, बार बार हम कह रहे हैं। तो रिंग किसे कहते? रिंग के लिए हम मान लिया कि आर कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है और ओ और स्टार 2 बाइनरी ऑपरेशन है। देन द सिस्टम आर कॉमा प्लस आर कॉमा ओ कॉमा स्टार या प्लस कॉमा गुना, यानी रिंग में दोनों लॉ का काम पड़ता है, जोड़ का भी और गुना का भी। तो रिंग का परिभाषा हम एक बार बोल रहे हैं, आप लोग को तो ध्यान दीजिएगा कि रिंग होने के लिए क्या क्या कंडीशन को पालन करेगा तो वह सेट रिंग होगा, अन्यथा इट इज नॉट रिंग। तो रिंग होने के लिए हम मान लिया आर कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है और 2 बाइनरी ऑपरेशन है, प्लस और गुना। देन द सिस्टम आर कॉमा प्लस कॉमा गुना इज कॉल्ड रिंग इफ इट इज सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। तो क्या क्या कंडीशन है? तो पहला लॉ हो गया R1 कि वह आर एबेलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन। तो एबेलियन ग्रुप होने का मतलब 5 लॉ को पालन करना चाहिए।
क्लाउजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लॉ, एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स लॉ और कम्यूटेटिव लॉ। अगर यह 5 लॉ को पालन करेगा तो वह सेट आर एबेलियन ग्रुप होगा अंडर एडिशन। एक उसके बाद था कि वह सेमी ग्रुप होना चाहिए अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो सेमी ग्रुप होने के लिए 2 लॉ को पालन करना चाहिए, क्लाउजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ, वह भी गुना के केस में, और एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को पालन करेगा तो वह सेट आर रिंग होगा, अन्यथा इट इज नॉट रिंग। इसका मतलब रिंग होने के लिए 8 लॉ को पालन करना चाहिए कि वह आर एबेलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन। तो एबेलियन ग्रुप होने के लिए 5 लॉ, वह आर सेमी ग्रुप होना चाहिए अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो सेमी ग्रुप होने के लिए 2 लॉ, क्लाउजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ, और एक तीसरा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो कुल मिला के 8 लॉ। अगर यह 8 लॉ को पालन करेगा तो वह सेट ग्रुप रिंग होगा, अन्यथा इट इज नॉट रिंग। तो बारीकी से ध्यान दीजिएगा, यह जो हम आपको बता रहे परिभाषा, यह बीएससी पार्ट 3 में ही पढ़ना था, लेकिन यहाँ थोड़ा इसका विस्तार रूप पढ़ना है, इसलिए हम एक बार आपको कॉन्सेप्ट को थोड़ा बोल रहे हैं, लिख कम रहे। आज का क्लास है कि सिर्फ हम आप लोग को परिभाषा का प्रॉपर्टी सब थोड़ा समझा रहे हैं। वैसे हम रिंग का परिभाषा आप लोग को लिखाए भी थे, तो यहाँ से रिंग क्लियर हो गया। अब चलते हैं कि टाइप्स ऑफ रिंग। तो टाइप्स ऑफ रिंग क्या होता, ध्यान दीजिएगा बारीकी से। टाइप्स ऑफ रिंग, तो टाइप्स ऑफ रिंग में यहाँ पर आता था बाबू कि रिंग विथ यूनिट। यह तो क्लियर हो गया हम लोग को कि मान लो यह रिंग है, तो रिंग के लिए क्या कहेंगे कि लेट कि आर बी द एनी नॉन एम्प्टी सेट। एक बार लिख देते इसी में जोड़ के, एंड लेट 2 बाइनरी ऑपरेशन। तो एक हो गया बाबू प्लस एंड एक हो गया गुना। तब यहां से कहेंगे देन द सिस्टम यह आर कॉमा प्लस कॉमा इंटू इतना इज said टू बी ए रिंग। यह रिंग होगा कब, इफ इट इज सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन, जो इस कंडीशन को पालन करेगा। थोड़ा बारीकी से ध्यान देना, क्या क्या प्रॉपर्टीज था रिंग होने के लिए। तो पहला हो गया R1 रिंग का प्रॉपर्टी कि यह आर इज एन एबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। यह एबेलियन ग्रुप होना चाहिए, वह भी प्लस के केस में। वह एबेलियन ग्रुप होना चाहिए प्लस के केस में। तो एबेलियन ग्रुप होने के लिए 5 लॉ को पालन करना चाहिए। हम लिखा चुके हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं लिख रहे। यह वैसे भी बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप पार्ट 3 में पढ़ के आए हैं, उसी को हम थोड़ा रिवाइज कर रहे थे। यहाँ पर यूज पड़ेगा तो वहाँ आपको किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। क्लियर। सेकेंड था बाबू यह R2, यह हो गया कि R इज ए सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। यह सेमी ग्रुप होना चाहिए प्लस के केस में। तो सेमी ग्रुप का मतलब 2 लॉ, क्लाउजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ। और तीसरा था मुन्ना यहाँ पर R3 यानी तीसरा लॉ था कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब बंटन नियम। अगर इतने लॉ को पालन करेगा
तो यह सेट आर रिंग होगा, अन्यथा इट इज नॉट रिंग। यह रिंग का परिभाषा हो गया। रिंग के बाद यहाँ कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, रिंग के बाद यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है कि रिंग विथ यूनिटी। क्या कह रहा है बाबू? यह हम लोग को पढ़ना था यहाँ से, रिंग विथ यूनिटी। रिंग विथ यूनिटी क्या होता? थोड़ा बारीकी से ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सरल तरीका से हम आप लोग को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज जितना कॉन्सेप्ट है सारा कॉन्सेप्ट हम बता दें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो रिंग का परिभाषा क्लियर हो गया। अब बता रहे बाबू कि रिंग विथ यूनिटी। तो रिंग विथ यूनिटी का मतलब होता है, रिंग विथ यूनिटी का मतलब कि कोई भी अगर रिंग है, तो पहले आप यहाँ से जब परिभाषा लिखोगे इसका, यह डिफिनीशन हो गया हम लोग का कि रिंग विथ यूनिटी। तो कहेंगे लेट आर बी द एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड लेट टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस और गुना, देन द सिस्टम आर कॉमा प्लस कॉमा इतना इस सेट टू बी ए रिंग विथ यूनिटी। कब? इफ इट इज सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। पहले तो यह रिंग के लॉ को पालन करना चाहिए, यानी यह R1 R2 R3, और चौथा लॉ यहाँ हो गया R4 का मतलब वह यूनिटी होना चाहिए। कोई भी रिंग है तो यहाँ से कहेंगे हम लोग यह आर रिंग विथ यूनिटी हो कब? इफ इट इज, यहाँ से कहेंगे कि इफ इट इज मल्टीप्लिकेशन यानी गुना के केस में। तो याद करो, हम पहले बता दिए थे आप लोग को, मल्टीप्लिकेशन लिखो या इसी को आप मल्टीप्लिकेटिव भी लिख सकते हो। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो बउआ मैंने कहा था कि आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से डिनोट करेंगे। ई का मान 0 और ई का मान 1। यहाँ जब मल्टीप्लिकेशन लिख दिया तो आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब हो गया ई, और यह ई का मान 1, यह भी एलिमेंट होना चाहिए आर का। तब यहाँ से कंडीशन है कि सच दैट, इस प्रकार मान लिया a इंटू 1 बराबर a, जहाँ कहेंगे 4, यह जो a है ना, यह a भी एलिमेंट है R का। अगर इतने लॉ को पालन करेगा तो यह रिंग, वह जो रिंग होगा ना, रिंग विथ यूनिटी। तो यहाँ तक क्लियर है। आज जितना रिंग का कॉन्सेप्ट है सारा कॉन्सेप्ट थोड़ा हम बता दें 1 से 2 क्लास में, ताकि जो भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे ना तो यह व्हाट हैपन ना रहेगा, किंतु परंतु ना रहेगा। और हम जिस अंदाज में आपको बताएंगे कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कारण कि हम आप लोग को कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी छात्र को अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करना। तो रिंग का परिभाषा क्लियर हो गया। रिंग विथ यूनिटी आप समझ गए, कितना सिंपल है। रिंग विथ यूनिटी, तो रिंग होने के तो पहले रिंग हो, एक यूनिटी वाला एलिमेंट को पालन कर जाए। तो यह a इंटू 1, ई 1 का मतलब ई का मान 1। अगर यहाँ एडिशन होता तो ई का मान 0 लेते, जो हम पिछले क्लास में बता दिए थे। जो भी छात्र अगर आप पिछला क्लास ना किए हो तो आप पिछला क्लास जरूर देख लेना। यह जो हम MSc का बैच शुरू किया है ऑनलाइन, यह मेरा पुराना चैनल है, जिस चैनल का नाम है BSc मैथ विथ राम बाबू सर। उसी चैनल पर यह क्लास हम दे रहे हैं। लेकिन यह क्लास आप लोग का लाइव क्लास होगा। अभी 2 4 5 क्लास आपका ओपन क्लास है, इसको देख लेंगे आप। लेकिन जो भी छात्र MSc का है सेमेस्टर 1,
तो वह आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स का मिनिमम फी रखा गया है। विशेष जानकारी के लिए नंबर दिया गया, उस नंबर पर आप संपर्क कर लेंगे। लेकिन डेमो के तौर पर हम कुछ क्लास आपको ओपन कर दिया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके आसानी से। और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो नंबर दिया गया, इस नंबर पर आप संपर्क जरूर कर लेना। और हम आशा करेंगे यह पढ़ाई जरूर बेहतर लगेगा आप लोग को। और यह मास्टर डिग्री का कोर्स है, उस अंदाज में हम बताएंगे आपको, ताकि जिस विषय से भी आप एमएससी बीएससी कर रहे हैं उस विषय पर पकड़ होना चाहिए जबरदस्त, और हम उसके लायक बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर यूज आएगा तो एक आता है बाबू कम्यूटेटिव रिंग। देखो कम्यूटेटिव रिंग किसे कहते, देखो एक ही परिभाषा से काम चल रहा है, एक ही परिभाषा से हम लोग को काम चल रहा है। तो कम्यूटेटिव रिंग किसे कहते, थोड़ा बारीकी से ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ पर हम हेडिंग मार रहे हैं, यह हो गया थोड़ा बारीकी से ध्यान देना बाबू। हम आशा कर रहे हैं जिस अंदाज में आप लोग को बताने का कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं रहेगा। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कम्यूटेटिव रिंग हम लोग को शॉर्ट में पूछता भी है, और ये परिभाषा सभी पूछेगा आपको, आइसोमॉर्फिक रिंग। लेकिन जब तक आप रिंग नहीं जानोगे तो वहाँ दिक्कत होगा। तो एक दो क्लास हम आप लोग को रिवाइज कर रहे हैं जो आप पार्ट 3 में पढ़ के आए हैं, और इसका यूज होता है बाबू। अब बताओ कम्यूटेटिव रिंग किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछ देगा ना कि डिफाइन करो कम्यूटेटिव रिंग का, यानी कम्यूटेटिव रिंग का परिभाषा बताइए, पूछ देगा कि डिफाइन कम्यूटेटिव रिंग विथ एग्जाम्पल, तब आप कैसे बनाओगे। तो कम्यूटेटिव रिंग का परिभाषा हम बता रहे हैं कि मान लो आर कोई भी एक सेट है और दो बाइनरी ऑपरेशन है प्लस और गुना, then the system r comma plus comma into is said to be a कम्यूटेटिव रिंग। यह कम्यूटेटिव रिंग होगा कब, इफ इट इज सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। पहले तो रिंग होने के लिए इतने लॉ को पालन करना चाहिए। अगर कम्यूटेटिव रिंग है तो चौथा लॉ इसमें हो गया R4, यह R इज ए कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कम्यूटेटिव लॉ को पालन करेगा, वह भी कम्यूटेटिव लॉ को पालन करेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी गुना के केस में। इसका मतलब हो गया यहाँ से मान लिया इफ यह ए और बी एलिमेंट है आर का, तब यहाँ से कहेंगे देन ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए। अगर कम्यूटेटिव लॉ को पालन कर जाएगा तो वह रिंग कम्यूटेटिव रिंग होगा। यानी रिंग के लिए यहाँ तक तो परिभाषा आप जान गए, वह एबेलियन ग्रुप होना चाहिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होना चाहिए और कम्यूटेटिव लॉ होना चाहिए। अगर इतने लॉ को पालन करेगा तो वह सेट आर कम्यूटेटिव रिंग होगा, अन्यथा इट इज नॉट कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग आपको क्लियर हो गया। अब यहीं पर आएगा कि नल रिंग को ही जीरो रिंग कहा जाता। तो जीरो रिंग का मतलब मान लेते हैं
कि आर कोई भी एक सेट है और जीरो यानी जीरो कोई भी एलिमेंट है और दो बाइनरी ऑपरेशन है प्लस और गुना, तब यहाँ से कहेंगे कि जीरो प्लस जीरो बराबर जीरो आ जाए तो उसे नल रिंग कहा जाता। एग्जाम्पल के तहत कि इंटीजर का कोई सेट है, क्या वह रिंग है? रियल नंबर का सेट है, क्या वह रिंग है? रेशनल नंबर का सेट है, क्या वह रिंग है? मैट्रिक्स का कोई सेट है, क्या वह रिंग है? तो आप आसानी से बना सकते हो। हर एक क्वेश्चन में अगर आपको मालूम चल जाएगा कम्यूटेटिव रिंग है कि रिंग का क्वेश्चन है, तो सब में आप यह परिभाषा लिख देना और एग्जाम्पल के तहत उस परिभाषा को सेटिस्फाई करा दोगे तो वह आपका क्वेश्चन का आंसर तैयार हो जाएगा और आपके किताब से गेस्ट पेपर के लैंग्वेज से भिन्न हो जाएगा, अपने भाषा में आप लिख सकते हो। तो अगर पूछ देता है ना कि डिफाइन रिंग विथ एग्जाम्पल, पूछ देगा डिफाइन कम्यूटेटिव रिंग विथ एग्जाम्पल, डिफाइन रिंग विथ यूनिटी विथ एग्जाम्पल, तो कोई भी एक क्वेश्चन लेकर बना सकते हो, इंटीजर का सेट, रियल नंबर का सेट, मैट्रिक्स का सेट, तो इस तरह से आप बना सकते हो। अब यहाँ पर यूज पड़ता है, कभी कभी पूछ भी देता है बाबू कि प्रॉपर्टीज ऑफ द कम्यूटेटिव रिंग, ये सब शॉर्ट में पूछेगा आपको, अगर पूछता भी है ना तो शॉर्ट में पूछेगा। वैसे यहाँ बहुत सा कॉन्सेप्ट है कि रिंग क्या होता, कम्यूटेटिव रिंग क्या होता, कम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी, मतलब यूनिटी नहीं होना चाहिए, है ना। कम पूछेगा कि रिंग विथ यूनिटी, विदाउट यूनिटी या नॉन कम्यूटेटिव रिंग, तो ये सब आसानी से आप बना सकते हो। क्लियर है? देखो कुछ प्रॉपर्टीज है, यह प्रॉपर्टीज आपको प्रूफ करने के लिए नहीं पूछेगा लेकिन सवाल में यूज होता है, तो हम यहाँ पर लिखा रहे हैं आप लोग को प्रॉपर्टीज ऑफ द रिंग। रिंग का कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको नोट कीजिएगा। हम मान लिया कि आर कोई भी एक सेट है, वह नॉन एम्प्टी सेट है। अगर यहाँ से मान लिया हम लोग लेट कि आर बी द एनी नॉन एम्प्टी सेट, अगर आर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, इसका मतलब आर बराबर यह एक सेट है, मान लीजिए इसके अंदर ए है, बी है, सी है, इस तरह बहुत सा एलिमेंट है। तब कह रहा है इसका प्रॉपर्टीज, अगर यह रिंग है, अगर यह रिंग है तो यह कुछ लॉ को पालन करेगा। तो क्या लॉ था बाबू? तो अगर हम यहाँ से मान लेते हैं, सपोज दैट हम यहाँ से मान लिया कि अगर रिंग है तो वह नॉन एम्प्टी सेट है, कुछ ना कुछ एलिमेंट है, तो यहाँ से हम मान लिया कि लेट यह ए बी और सी एलिमेंट इसी सेट आर का। तब यहाँ से आप कह सकते हो देन पहला प्रॉपर्टीज है कि ए इंटू जीरो बराबर जीरो होना चाहिए, या जीरो इंटू ए का मान भी जीरो होना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी है ए इंटू माइनस बी बराबर माइनस ए इंटू बी या माइनस ए इंटू बी। तीसरा नंबर था बाबू माइनस ए इंटू माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ए इंटू बी आप लिख सकते हो। एक चौथा नंबर था कि ए इंटू बी माइनस सी, तो आप ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी लिख सकते हो। एक था बाबू बी माइनस सी इंटू ए, तो बी इंटू ए माइनस सी इंटू ए लिख सकते हो। यह सब रिंग का प्रॉपर्टीज था जिसको आप आसानी से याद रखेंगे। और यह जो रिंग दिया ना आपको, तो यह पूछेगा नहीं लेकिन सवाल में इसका यूज पड़ सकता है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब कह रहा है बाबू, अभी रिंग के बारे में ही बता रहे आपको कि रिंग विथ जीरो डिविजन, रिंग विथ जीरो डिविजन। जीरो डिविजन क्या होता, ध्यान दीजिएगा, इसका यूज हम करेंगे। यहाँ से बता रहे हम आप लोग को, कह रहा रिंग विथ जीरो डिविजन,
रिंग विथ जीरो डिवीजर क्या होता? रिंग विथ जीरो डिवीजर, विथ मतलब होगा, अगर विदाउट लिखा रहेगा तो नहीं होगा। तो रिंग विथ जीरो डिवीजर का मतलब हम मान लिया कि आर कोई भी एक रिंग है, आर कोई भी एक रिंग है। बारीकी से ध्यान दीजिएगा, यह सब पार्ट 3 का ही सिलेबस है, इसलिए खाली हम समझा रहे हैं आप लोग को, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ समझा रहे हैं बाबू। तो मान लेते हैं यहाँ से कि ए रिंग आर, आर कोई भी एक रिंग है, इज said टू बी रिंग with जीरो डिवीजर if there exist नॉन जीरो एलिमेंट। हम मान लिया ए और बी जो एलिमेंट है आर का, इसका मतलब हुआ कि यह ए एलिमेंट है आर का, बी एलिमेंट है आर का, लेकिन यह ए और बी का मान नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब हुआ जीरो के बराबर नहीं है। इसका मतलब बाबू कि यह ए का मान भी नॉट इक्वल टू जीरो और बी का मान नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर हम दोनों को गुना करते हैं तो ए इंटू बी बराबर जीरो होना चाहिए, ए इंटू बी बराबर जीरो होना चाहिए। लेकिन यही हो जाएगा बाबू रिंग विथ जीरो डिवीजन। मतलब ए और बी का मान यहाँ से क्या कहें, दैट इज यह ए का मान जीरो के बराबर नहीं है, बी का मान जीरो के बराबर नहीं है, लेकिन दोनों को गुना किया, ए इंटू बी मस्ट बी जीरो, दोनों का मान जीरो के बराबर होना चाहिए, यह हो जाएगा जीरो डिवीजन। यहाँ पर आता है रिंग विथ, अब आएगा विदाउट जीरो डिवीजन। विदाउट जीरो डिवीजन का मतलब हुआ, विदाउट जीरो डिवीजन का मतलब हुआ कि ए और बी दोनों का मान जीरो होना चाहिए। कहने का मतलब क्लियर हो गया परिभाषा? कमेंट भी करेंगे। हम बारी से आप लोग को एक एक कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास कर रहे हैं। यह क्लास अब कंटिन्यू होगा आप लोग को। इसमें हम एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा शुरू किया है और 3 दिन हम एक और किताब आपको शुरू कर देंगे, वह बता देंगे हम आप लोग को। कारण कि एमएससी में बहुत ज़्यादा सिलेबस है और सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है, मात्र आप लोग को 6 माह समय है, इसलिए यह बैच आपको डेली होगा। अब यहाँ से कह रहा बाबू कि रिंग यहाँ से हम लोग को पूछ रहा रिंग विदाउट जीरो डिवीजन। रिंग विदाउट जीरो डिवीजन का मतलब हुआ कि मान लेते हैं कि ये रिंग आर इज सेड टू बी रिंग विथ के जगह यहाँ पर लिख देना आप विदाउट जीरो डिवीजन। कब? इफ देयर एग्जिस्ट जीरो एलिमेंट ए बी, जीरो एलिमेंट ए बी। इसका मतलब हो गया यह विदाउट जीरो डिवीजन होगा कब? इफ देयर एग्जिस्ट जीरो एलिमेंट ए बी बिलोंग्स आर। इसका मतलब हुआ कि ए और बी का मान जीरो। इसका मतलब हो गया, यहाँ से आप ऐसे याद रखेंगे, आप ऐसे याद रखेंगे। इसका मतलब हम मान लेते हैं कि इफ यह ए का मान भी जीरो, बी का मान भी जीरो, तब दोनों को गुना करेंगे तो ए इंटू बी मस्ट भी जीरो। यह हो गया विदाउट जीरो डिवीजन। है क्लियर? यह हो गया बाबू विदाउट जीरो डिवीजन। अब आप बताइए, आपने ग्रुप में भी पढ़ा था कंसिलेशन लॉ, और यहाँ रिंग में भी होता है कंसिलेशन लॉ। तो कंसिलेशन लॉ क्या होता? तो कंसिलेशन लॉ 2 प्रकार का होता है, लेफ्ट कंसिलेशन और राइट कंसिलेशन। क्लियर? मान लिया कंसिलेशन लॉ 2 प्रकार का होता है, लेफ्ट कंसिलेशन और राइट कंसिलेशन।
तो मान लिया आर कोई भी एक रिंग है, प्लस और गुना दो बाइनरी ऑपरेशन है। तब यहाँ से कहेगा कि कोई भी हम 3 गो एलिमेंट मान लिया आर का, ए भी एलिमेंट आर का, बी भी एलिमेंट आर का, सी भी एलिमेंट आर का। तब कह रहा कि ए प्लस बी बराबर है ए प्लस सी। तो ए लेफ्ट से, तो ए कट गया, तो यह हो जाएगा बी बराबर सी। तो लेफ्ट कैंसिलेशन, राइट कैंसिलेशन का मतलब हो गया बी प्लस ए बराबर है सी प्लस ए कट गया, तो बी बराबर सी, तो उसे कहेंगे राइट कैंसिलेशन लॉ। क्लियर? तो लेफ्ट कैंसिलेशन और राइट कैंसिलेशन आप समझ गए, रिंग का प्रॉपर्टीज आप समझ गए। यहाँ पर इस सब का यूज पड़ता है, इसलिए हम आप लोग को बता रहे थे। क्लियर है? अब कह रहा है जीरो डिविजन भी समझ गए। नॉन कैंसिलेशन लॉ गुना केस में भी होता है। गुना केस का मतलब हुआ कि ए इंटू बी बराबर ए इंटू सी, ए कट गया, बी बराबर सी, तो यह हो जाएगा लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। बी इंटू ए बराबर सी इंटू ए कट गया, बी बराबर सी, तो वह हो जाएगा राइट कैंसिलेशन लॉ। यानी कैंसिलेशन लॉ गुना के केस में भी होता है और प्लस के केस में भी होता है। तो यहाँ तक आप क्लियर है। यहाँ पर हम लोग को सवाल में यूज पड़ता है बाबू कि आइडियल क्या होगा, इंटीग्रल क्या होगा, सब रिंग क्या होगा, प्रिंसिपल आइडियल रिंग क्या होगा। जब तक आप डोमेन नहीं जानिएगा, इंटीग्रल डोमेन नहीं जानिएगा, फील्ड नहीं जानिएगा, एसक्यू फील्ड नहीं जानिएगा, तो यहाँ सवाल बनाने में आपको दिक्कत होगा। इसलिए हम आप लोग को थोड़ा बेसिक ही बता रहे हैं। तो अब चलते हैं इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन होने के लिए क्या कंडीशन है, वह कब इंटीग्रल डोमेन होगा, थोड़ा बारीकी से ध्यान दीजिएगा। आज हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना बेसिक कॉन्सेप्ट है सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दें। देखो, तो यह हो गया इंटीग्रल डोमेन। तो इंटीग्रल डोमेन का परिभाषा हम मान लिया कि आई कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है। यहाँ से मान लेते हैं कि लेट आई बी द एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड लेट टू बाइनरी ऑपरेशन, यह हो गया प्लस यानी एडिशन एंड इनटू यानी मल्टीप्लिकेशन। तब यहाँ से कह रहा कि देन द सिस्टम या आई प्लस आई कॉमा प्लस कॉमा इतना इज said to be an integral domain if it is satisfying the following condition। जो इस कंडीशन को पालन करे। क्या कंडीशन है? इफ इट इज सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। अगर इस कंडीशन को पालन करेगा तो यह जो सेट आई है ना वह इंटीग्रल डोमेन होगा, अन्यथा इट इज नॉट इंटीग्रल डोमेन। तो इंटीग्रल डोमेन होने के लिए आप कह सकते हो कि वह जो आई है ना वह एबेलियन ग्रुप होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा बारीकी से, बहुत ही सिंपल तरीका से हम बता रहे हैं आप लोग को। तो कहेंगे कि वह जो सेट है ना आई, वह जो आई एक सेट है। तो इंटीग्रल डोमेन का परिभाषा हो गया कि वह जो इंटीग्रल सेट है ना वह कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए उच यूनिट एलिमेंट या यूनिटी एलिमेंट, लेकिन नो जीरो डिविजन, उसी को इंटीग्रल डोमेन कहा जाता। या ऐसे भी आप परिभाषा लिख सकते हो,
आप ऐसे भी कह सकते हो, पहला नंबर यहाँ पर तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल परिभाषा लिखा रहा है। यह I1 इंटीरियर डोमेन का परिभाषा हो गया कि I इज एन एबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। वह एबेलियन ग्रुप होना चाहिए प्लस के केस में। और दूसरा नंबर हो गया I2, या I इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, और वह ग्रुप होना चाहिए वह भी गुना के केस में। और I3 तीसरा लॉ कह दिया कि वह जो I है ना वह जीरो डिवीजन नहीं होना चाहिए। एक हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एक हो गया यहाँ पर I4 का मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में दोनों केस आ गया। और I4 का मतलब कहेंगे, I4 का मतलब हो गया, I4 का मतलब हो गया, I4 में एक लॉ हो जाएगा एब्सेंस ऑफ डिवीजर ऑफ जीरो, यानी जीरो डिवीजर एब्सेंट हो जाए, यानी नो जीरो डिवीजर। इसका मतलब आप कह सकते हो कि वह एब्सेंस ऑफ डिवीजर ऑफ जीरो, या इसका मतलब हो गया दूसरे केस में कि नो जीरो डिवीजर। तो अभी मैंने बताया नो जीरो डिवीजर का मतलब क्या बताया कि ए और बी अगर एलिमेंट है I का, ए और बी अगर एलिमेंट है I का, इसका मतलब दोनों को गुना करें। इसका मतलब यहाँ से कहेंगे इफ ए इंटू बी बराबर जीरो, तो कहेंगे देन ए का मान भी जीरो और बी का मान भी जीरो। यह हो गया विदाउट जीरो डिवीजन। यानी आइडियल का इंटीग्रल डोमेन का परिभाषा पूछे ना, तो इंटीग्रल डोमेन होने के लिए इतने लॉ को पालन करना चाहिए। यानी इसमें हो गया 5 लॉ, इसमें 4 लॉ, तो 5 4 9, एक 10 और एक 11 लॉ को पालन करेगा तो वह इंटीग्रल डोमेन होगा, अन्यथा इट इज नॉट इंटीग्रल डोमेन। अगर आप कहना चाहते हो तो आप ऐसे भी परिभाषा कह सकते हो कि कोई भी इंटीग्रल डोमेन होने के लिए वह कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए। यानी ए कम्यूटेटिव रिंग आर विथ यूनिट एलिमेंट हैविंग नो जीरो डिवीजर इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन। क्लियर? तो आप याद रखेंगे कि इंटीग्रल डोमेन आप समझ गए। इंटीग्रल डोमेन क्लियर हो गया। इंटीग्रल डोमेन के बाद यहाँ पर आता फील्ड किसे कहते हैं? बारीकी से ध्यान दीजिए, सिंपल परिभाषा ही लिखा रहा है फील्ड, और फील्ड के बाद आएगा एसक्यू फील्ड। तो फील्ड होने के लिए कोई भी रिंग है वह कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए। कोई भी अगर रिंग है ना तो वह कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए विथ यूनिट एलिमेंट हैविंग एट लीस्ट 2 एलिमेंट इज कॉल्ड ए फील्ड। और 2 एलिमेंट कम से कम होना चाहिए, 2 एलिमेंट कम से कम होना चाहिए तो उसे फील्ड कहेंगे। फील्ड का परिभाषा आप सिंपल केस में कह सकते हो, है ना। वह कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए। सब सिंपल परिभाषा लिख लो। फील्ड का परिभाषा लिखा जा कि ए कम्यूटेटिव रिंग आपको क्लियर है? कम्यूटेटिव रिंग होने के लिए क्या क्या लॉ को पालन करेगा मालूम चल गया। एक कम्यूटेटिव रिंग फील्ड है तो मान लेते यह एफ कोई भी एक सेट है,
ये एफ में कम से कम एलिमेंट हो चाहिए, ऑफ एट लीस्ट, कम से कम एट लीस्ट 2 एलिमेंट, कम से कम 2 एलिमेंट होना चाहिए, है ना, विथ यूनिटी इज said to be a field, यह फील्ड होगा कब, कहेंगे इफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन एफ। यानी मेरा कहने का मतलब हुआ कि यह एफ कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, वह एफ जो नॉन एम्प्टी सेट है वह फील्ड होगा, वह कम, पहला लॉ को पालन करना चाहिए कि वह एफ कम्यूटेटिव रिंग हो, एफ हैज यूनिटी हो, और एवरी एलिमेंट, मगर अगर ए एलिमेंट है एफ का तो उसका इन्वर्स यानी ए इन्वर्स आल्सो एलिमेंट होना चाहिए एफ का, तब वह फील्ड होगा, अन्यथा इट इज नॉट फील्ड। फील्ड के बाद एक आता है एस्क्यू फील्ड। एस्क्यू फील्ड का मतलब हो गया, परिभाषा सिंपल में समझा है, क्लियर हो गया बाबू, कब फील्ड होगा और कब फील्ड नहीं होगा, ठीक है। तो फील्ड होने के लिए इतने लॉ को पालन करना चाहिए तो वह सेट फील्ड होगा, अन्यथा इट इज नॉट फील्ड। यानी क्लियर हो गया कि फील्ड होने के लिए वह एबेलियन ग्रुप होना चाहिए, प्लस के केस में वह एबेलियन ग्रुप होना चाहिए, प्लस के केस में वह ग्रुप होना चाहिए गुना के केस में। तो 4 लॉ, एक हो गया कम्यूटेटिव लॉ, तब ना कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव लॉ पालन करना चाहिए गुना के केस में, और एक हो गया आपको एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, और एक हो गया एग्जिस्टेंस लॉ ऑफ इनवर्स नॉन जीरो एलिमेंट और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यह आप याद रखेंगे, इस नोट में याद रखें, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कोई भी फील्ड है ना वह रिंग होगा, लेकिन जो रिंग है ना वह में भी फील्ड हो भी सकता नहीं भी हो सकता, तो वह फील्ड हो भी सकता नहीं भी हो सकता। और एक आता है एस्क्यू फील्ड। एस्क्यू फील्ड को ही दूसरे केस में कहा जाता था डिवीजन रिंग। एस्क्यू फील्ड क्या होता, ध्यान दीजिएगा कि कोई भी एक रिंग है विथ यूनिट एलिमेंट हैविंग एट लीस्ट 2 एलिमेंट, कम से कम 2 एलिमेंट होना चाहिए, तब वह जो एफ सेट लिया ना वह एस्क्यू फील्ड होगा। इफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर पोसेस देयर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो भी एस्क्यू फील्ड होगा ना एस्क्यू फील्ड को ही डिवीजन रिंग कहा जाता। यहाँ से आप लोग का कॉन्सेप्ट है, इस परिभाषा का हम यूज करने जा रहे हैं। अब अगले क्लास में हम आपको बताएंगे, तो अगले क्लास में हम सिलेबस में प्रवेश कर रहे हैं, तो सिलेबस में आप लोग को यहाँ पर हम बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं आइडियल के बारे में। आइडियल क्या होगा, प्रिंसिपल आइडियल क्या होगा, मैक्सिमम आइडियल क्या होगा। आइडियल 2 प्रकार का होता है, लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल। देखिएगा क्वेश्चन बैंक या आपके पास बुक होगा तो यह सब सिलेबस में है, आइडियल, प्रिंसिपल आइडियल, मैक्सिमम आइडियल। जब तक आप आइडियल के बारे में नहीं जानोगे फिर आपको दिक्कत होगा समझने में, इसलिए यह सब पार्ट 3 में ही पढ़े थे, लेकिन हम यहाँ थोड़ा झलक आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको किंतु परंतु ना रहे। और जिस किताब में ज़्यादा लैंग्वेज है ना उसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, और बारीकी से आप ध्यान देंगे जो भी लैंग्वेज है ना वास्तव में इजी है अगर आप समझ जाओगे तो।
तो हम बहुत ही सरल तरीका से आपको बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। इसी के साथ हम लोग अगले क्लास में आते हैं यह आइडियल लेकर। जब तक जय हिंद जय भारत।